Finally a gaming laptop after so many days and yes भाई लैपटॉप्स हमने पूरे साल इतने रिव्यू कर दिए और अब अपकमिंग लैपटॉप्स जो Nvidia 50 सीरीज के जीपीयू के साथ आएंगे, लेटेस्ट प्रोसेसर्स के साथ आएंगे, जो CES में बहुत सारी चीजें लॉन्च हुई है जिसके बारे में हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है, तो आप वो वाली वीडियो देख लेना क्या कुछ नया आने वाला है। एंड अगर आपका बजट 1.5 लाख या उससे ऊपर है तो आप करंट जनरेशन के लैपटॉप मत लेना या करंट जनरेशन के लेना, लेकिन अगली जनरेशन आने के बाद, क्योंकि हो सकता है जो लैपटॉप 2 लाख का हो, 2.5 लाख का हो, वो आपको 1.5 के आसपास मिल जाए, उससे थोड़ा सा ऊपर। लेकिन जिनका बजट 1.5 से नीचे है उन सब के लिए अब मैं सोच रहा हूं जितने लैपटॉप्स मेरे चैनल पे रह गए हैं रिव्यू करने वो अब मैं कर देता हूं। बस तुम मेरे को कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर देना ना ये लैपटॉप रिव्यू कर दो, ये कर दो, जिसके मेजॉरिटी कमेंट्स मिलेंगे वो मैं साथ साथ रिव्यू करता रहूंगा, क्योंकि लैपटॉप भले ही 2 साल पुराना है, 1 साल पुराना है, जो भी है, लेकिन उनकी प्राइसिंग भाई कम होती रहती है। एंड डेफिनेटली अब Nvidia 50 सीरीज आने के बाद और लेटेस्ट जनरेशन प्रोसेसर वाले लैपटॉप्स आने के बाद अब ये जो लैपटॉप चल रहे हैं उनके प्राइसिंग एकदम धड़ाधड़ कम होंगे, सेल वेल में तो और भी बढ़िया जाएंगे। तो मैंने कहा चलो शुरू कर लेते हैं। तो आज हमारे पास है Lenovo का लॉक, जिसकी बहुत डिमांड थी, 13450HX के साथ RTX 4050 वाला। वैसे इसका 3056 GB वाला वेरिएंट हमने कर रखा था, लेकिन 3050 की तरफ अब लोग जाना नहीं चाह रहे, सब कह रहे हैं भैया 4050 दिखा दो, उसके अंदर हमारे को फ्रेम जनरेशन और बढ़िया एकदम गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाती है। बाकी प्रोडक्टिविटी के मामले में प्रोसेसर बहुत अच्छा है। एंड ये जो लैपटॉप है भाई अभी 95,000 का चल रहा है जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं, बट टेंशन वाली कोई बात नहीं है, इसकी प्राइसिंग डेफिनेटली कम होगी, क्योंकि मिनिमम सेल के टाइम पे ये 75,000 का बिका था और एवरेज प्राइसिंग इसकी 81-82,000 के आसपास है। तो अभी ये वाला प्राइस लेने वाला नहीं है, अभी तो सिर्फ रिव्यू देखने वाला प्राइस है। बाकी टेंशन ना लो, बाद में प्राइसिंग कम होगी और आप चाहो तो इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो Lenovo की वेबसाइट पे जाके, जिसके अंदर हमारे को 14700HX तक का ऑप्शन मिलता है, डिफरेंट रैम के ऑप्शन मिलते हैं, 4060 तक आप ले सकते हो, जिसका रिव्यू हम कर चुके हैं अपने चैनल पे ऑलरेडी, वो आपकी चॉइस है। अभी हम ये वाला वेरिएंट रिव्यू कर लेते हैं। एंड यस मैं कोई डिटेल में नहीं बता रहा बिल्ड एंड डिजाइन ये वो, क्योंकि ऑलरेडी इस पे वीडियो बन रखे है जो मैंने आपको बताया 3050 वाला, वो वाला वीडियो देख लेना एक्स्ट्रा चीजें जानने के लिए। अभी इसकी सिर्फ स्पेसिफिकेशन और परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो स्पेक से शुरू कर लेते हैं। i5 13450HX प्रोसेसर है, 10 कोर 16 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है, 6 P कोर्स है, 4 E कोर्स है, RTX 4050 मिलता है इसके अंदर, 6 GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड है, 105 वॉट TGP के साथ। एंड Nvidia 40 सीरीज के साथ एक चीज बता दूं, ये काफी पावर एफिशिएंट है। आप 140 वॉट वाला लोगे या 105 वॉट वाला लोगे या इसके बीच में और डिफरेंट वॉटेज भी आती है, परफॉर्मेंस में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। हाँ 5-10 FPS का आ सकता है, बट मेजर डिफरेंस नहीं आएगा। और इस लैपटॉप का हाईलाइटिंग पार्ट है इसकी रैम, 24 GB रैम मिलती है हमारे को डुअल चैनल में, 12 GB की 2 स्टिक्स मिलेंगी DDR5 4800 मेगा ट्रांसफर्स पर सेकंड स्पीड वाली। यूजुअली भाई ब्रांड 16 GB देते हैं या फिर 32 बहुत महंगे लैपटॉप्स में आता है। ये 24 GB वाला मामला मेरे हिसाब से हर एक ब्रांड को कर देना चाहिए। 16 जैसे कुछ लोगों को कम लगती है ना, तो ये 24 थोड़ा 32 के बीच में पड़ जाता है भाई साहब। और अच्छी चीज यहाँ पे Gen 4 SSD मिलती है इसके अंदर, 512 GB हमारे वाले वेरिएंट के अंदर, 6000 MBPS के आसपास रीड स्पीड है, 4700 के आसपास राइट स्पीड है, जो कि अच्छी स्पीड है। 2 M.2 वाले स्लॉट मिलते हैं इसके अंदर, पर स्लॉट प्रोबेबली 2 TB तक आप अपग्रेड कर पाओगे, तो मैक्सिमम 4 TB तक ये अपग्रेड हो सकता है, अच्छी चीज है। एंड कनेक्टिविटी में Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.2 यहाँ पे हमारे को मिल जाता है। एंड MS ऑफिस भी मिलता है, जिसमें बहुत सारे ब्रांड्स लैक कर जाते हैं कि भाई MS ऑफिस नहीं देते लैपटॉप्स के अंदर। और 3 मंथ्स का Xbox गेम पास मिल जाएगा, जो कि हमारे को सारे Lenovo लैपटॉप्स के साथ मिलता है। एंड इसके अंदर एक LA1 AI वाली चिप भी है, जो आपके टास्क के, आपके यूसेज के अकॉर्डिंग ना आपके लैपटॉप की परफॉर्मेंस को ट्वीक करती है। वो कैसे करते हैं वो Lenovo वाले जाने, बस वो इसके अंदर मिलती है। एंड अगर कंपेयर करते हैं 13th जनरेशन के ही प्रोसेसर से, जिसके अंदर 13500H भी है, 13420H भी है, 13500HX भी है, उसका मल्टीकोर सिंगल कोर का ग्राफ आ रहा होगा, ये प्रोसेसर अच्छी खासी जगह स्टैंड करता है। बाकी और जो भी प्रोसेसर है कंपेटिटिव AMD वगैरह के, उसके बारे में भी आगे बात करता हूं। एंड यस अगर आप देहरादून या उत्तराखंड से हो तो ये वाला पार्ट आपके लिए, बाकी लोग स्किप करके आगे जा सकते हो। अगर आप भी अपने लिए ऐसा लैपटॉप देख रहे हो तो आप विजिट कर सकते हो लैपटॉप स्टोर, जो आपको कैपरी ट्रेड सेंटर मिल जाएगा देहरादून के अंदर। इनके पास सारी वैरायटी के लैपटॉप्स हैं, गेमिंग से लेके थिन एंड लाइट, 2-in-1 जो भी टच वच वाले लैपटॉप लेने हैं। एंड यहाँ पे सारे पेमेंट मोड्स भी आपको मिल जाएंगे, कैश, क्रेडिट, डेबिट, EMI, जो भी आपको करवाना हो। और इनका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाने से पहले कॉल या व्हाट्सएप कर लेना, सही लैपटॉप स्टोर के पास जाना एंड अपने लिए अच्छा लैपटॉप खरीद लेना। एंड अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। डिस्प्ले सेम मिलती है हमारे को जो 3050 6GB वाले वेरिएंट के अंदर है, 15.6 इंचेस वाली फुल HD डिस्प्ले है, IPS पैनल है, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। एंड यस कलर गैमेट भी अच्छा है, यहाँ पे 99% sRGB हमारे को मिल जाती है, 74% Adobe RGB, 76% P3 एंड 69% NTSC। और ब्राइटनेस के मामले में 300 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। मतलब ओवरऑल जो डिस्प्ले है वो आपको अच्छी साइड मिलेगी फॉर कंटेंट क्रिएशन, ऑल्सो वीडियो फोटो एडिटिंग में, कलर ग्रेडिंग करनी है, गेमिंग मल्टीमीडिया में भी कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। जिस प्राइस का लैपटॉप है 95 के हिसाब से फिर भी जज मत करना, वैसे उस हिसाब से भी सही है, बट ये आपको कम प्राइस में कुछ टाइम बाद मिल जाएगा, अंडर 90 या प्रोबेबली अंडर 85, तो उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से बढ़िया है। अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस वाली। सबसे पहले बेंचमार्क्स वगैरह देख लो, 3D Mark Times आप देख सकते हो, जैसा इसका CPU GPU है वैसे नंबर मिलते हैं। ब्लेंडर बेंचमार्क हो गया फॉर GPU, बढ़िया 4050 के हिसाब से 2600 के आसपास स्कोर है। एंड BMW
ब्लेंडर भी निकाला था, ब्लेंडर के अंदर सीपीयू के साथ 2 मिनट 32 सेकंड लगे थे, जो कि ऑब्वियसली आप नहीं करोगे क्योंकि जीपीयू वाला लैपटॉप है। जीपीयू से भाई साहब सिर्फ और सिर्फ 25 सेकंड लगे। सिनेमा 423 देख सकते हो, सीपीयू के लिए होता है, बढ़िया नंबर है। सिनेमा 2024 भी आप चेकआउट कर सकते हो। देन ये रहा पीसी मार्क 10, बढ़िया नंबर यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। उसके बाद Geekbench 6 निकाला, मल्टीकोर सिंगल कोर, इसके सीपीयू के हिसाब से सही है स्कोर। OpenCL जीपीयू के लिए 83,000 के आसपास। और उसके बाद प्रोडक्टिविटी की अगर बात करते हैं तो पीजेड बेंचमार्क निकाला फॉर फोटोशॉप, 8800 प्लस स्कोर है, यानी कि किसी भी लेवल का फोटोशॉप आराम से यूज कर पाओगे। देन यहाँ पे डाविंची रिजॉल्व देख सकते हो, 5500 के आसपास स्कोर है। एंड प्रीमियर प्रो का भी अगर आप स्कोर देखोगे तो वो भी हमारा 7300 प्लस है, यानी कि अप टू 4K 60 FPS वाली अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, जैसी मतलब मेरी वीडियोस होती है मल्टी लेयर वाली या कुछ भी है, बाकी डिपेंड करता है आपके ऊपर भी, वो ये लैपटॉप आराम से हैंडल कर जाएगा। प्रोसेसर अच्छा खासा पावरफुल है विद अ गुड जीपीयू, और रैम भी अच्छी खासी है। और अगर वीआर गेमिंग करने का मन है, वीआर मार्क का बेंचमार्क निकाला, 12800 के आसपास स्कोर है, यानी कि अच्छे खासे वीआर गेम्स भी आप इस पे खेल सकते हो एक्सटर्नल वीआर हेडसेट लगा के। मेटाक्वेस्ट की वीडियो है, चैनल पे जाके देख लेना। और आपके सामने एक चार्ट आ रहा होगा, यही प्रोसेसर अपने कंपेटिटिव प्रोसेसर के साथ कहां खड़ा होता है। स्टार्टिंग फ्रॉम 75,000 वाले लैपटॉप टू मैक्सिमम 1 लाख वाले लैपटॉप, सारे प्रोसेसर मैंने डाल दिए। सिनेमेज 823 के स्कोर सही हैं एंड 13450HX अच्छी खासी जगह स्टैंड करता है। और सिस्टम स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हमने प्राइम 95 चलाया 1 घंटे के लिए, जिसके अंदर मैक्सिमम टेंपरेचर, भाई इंटेल है ज्यादा जाना ही था, 98 डिग्री तक गया। एंड जो एवरेज है वो 84 डिग्री के आसपास तक आया था। एंड क्लॉक स्पीड 4.5 गीगाहर्ट्ज के आसपास तक चली गई थी। एंड एवरेज वो 3 गीगाहर्ट्ज के आसपास का निकल के आ गया था। एंड वॉटेज ही अच्छी खासी पुश मार के गया एक बारी के लिए 147 तक, तभी शायद हमारे टेंपरेचर ज्यादा बढ़े। लेकिन अगर आप एवरेज देखोगे ना तो वो 75 वॉट के आसपास है, यानी कि अपने आपको सिस्टम हैंडल कर लेता है, क्रैश वगैरह नहीं होता, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ वगैरह कुछ नहीं है। और ये अगर जीपीयू के साथ देखें तो यहाँ पे जीपीयू के टेंपरेचर मैक्सिमम 89 डिग्री तक गए, एवरेज 85 डिग्री के आसपास निकल गया है, और वॉटेज प्रॉपर 105 वॉट तक गई एंड एवरेज भी 100 वॉट का है। जीपीयू साइड में कहूंगा ज्यादा गर्म हो रहा है, मतलब यूजुअली लैपटॉप्स में जीपीयू 70-75 से ऊपर जाते नहीं है, ये 90 तक जा रहा है, तो जीपीयू थोड़ा गर्म हो रहा है। बट गेमिंग परफॉर्मेंस आप देखना, आप डिसअपॉइंट नहीं होने वाले, गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छी देके गया था। एंड ओवरऑल इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस को जज कर लेते हैं। देखो, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, मल्टीटास्किंग, कोडिंग, म्यूजिक प्रोडक्शन, इस टाइप के काम तो आप किसी भी लेवल तक कर सकते हो। अगर हम 3D मॉडलिंग, रेंडरिंग, आर्किटेक्चर या आफ्टर इफेक्ट्स वाली बात करते हैं तो वो भी हैंडल करवा देगा 40-50 जिस लेवल तक कर पाता है, जैसे इंटरमीडिएट टू थोड़ा सा अबव लेवल तक की। लेकिन वो बहुत सब्जेक्टिव चीज है, तो कुछ लोग 4090 में भी खुश नहीं है, 50 सीरीज का वेट कर रहे हैं, और कुछ लोग अपना 1650, 3050 में भी चला रहे हैं। तो वो टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप काम कैसा कर रहे हो। और जब ये सारी चीजें हो जाती है तो मल्टीटास्किंग और छोटे मोटे टास्क तो भूल जाओ, इतना महंगा लैपटॉप लोगे वो सब हो जाता है। ये हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप है, ये गेमिंग लैपटॉप गलत बोल रहे हैं मार्केट में। एंड भाई सारी बातचीत हो गई है, अब असली बातचीत गेमिंग लैपटॉप की तो गेमिंग परफॉर्मेंस से होगी। आप गेम टेस्ट देखो, फिर कंक्लूजन की बात करते हैं, और इसी प्राइस पॉइंट पे अभी जो लैपटॉप चल रहे हैं उससे कंपेयर करके बताता हूं आपको। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले GTA 5 से। एंड भाई वेरी हाई सेटिंग्स पे टेस्ट कर रहे हैं, 1080p नेटिव रेजोल्यूशन है जो हमारे लैपटॉप का रेजोल्यूशन है। एंड यस, Lenovo लॉक के लिए बहुत लोगों के माइंड में बैटरी ड्रेन का इशू आता है, तो हमने यहाँ पे बैटरी परसेंटेज ऑन कर दिया। अभी पहला गेम है 95% है, और बाकी स्टैट्स आपके सामने है। यहाँ पे लैपटॉप अभी मतलब थर्मल्स वगैरह सही मेंटेन कर रहा है। वैसे तो हमारे शहर में ठंडी बढ़ चुकी है, बट स्टिल थोड़ा आइडिया ले लो आप ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस का। एंड उसके बाद CS2 टेस्ट किया, एंड यस बैटरी आप देख सकते हो हमारी 97% तक चार्ज हो गई है, और इस गेम में बढ़िया परफॉर्मेंस मिल रही है 130, 140, 150 FPS के आसपास अलग अलग सिनेरियोज में, और थर्मल्स वगैरह भी आपके सामने। एंड उसके बाद हमने वैलोरेंट टेस्ट किया, यहां तक हमारा लैपटॉप पूरा 100% चार्ज हो चुका था, और यहाँ पे टेम्परेचर्स वगैरह सही मेंटेन हो रहे हैं, FPS बढ़िया मिल रहे हैं क्योंकि CPU हमारा पावरफुल है। उसके बाद कहानी अब थोड़ी चेंज होगी, जिसमें हमारे GPU CPU इंटेंसिव गेम चलेंगे, मतलब पूरा लोड आएगा लैपटॉप में। जैसे यहाँ पे आप एल्डन रिंग देख सकते हो, भाई मैक्सिमम रे ट्रेसिंग भी मैक्सिमम पे हमने टेस्ट किया, और अच्छे मतलब 45-50 फ्रेम रेट मिल रहे हैं। इससे ज्यादा अगर निकालना है तो कम सेटिंग्स पे खेल लो आप। फिर RDR2 टेस्ट किया हमने, यहाँ पे हमारी बैटरी थोड़ी सी ड्रेन हुई, 1-2% का ड्रॉप आया, एंड यहाँ पे परफॉर्मेंस FPS वगैरह आप देख सकते हो। अब यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, हमारे को इसकी बायो सेटिंग्स के अंदर बैटरी प्रोटेक्शन का एक ऑप्शन मिलता है, जिसके थ्रू हमारे को परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर मिलती है। तो उसके अंदर अगर आप ऑफ रखोगे तो वो आपका AC अडाप्टर और बैटरी दोनों यूज करेगा। देन उसके अंदर एक हमारे को ऑन वाला ऑप्शन मिलता है, जिसके अंदर हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी लिमिट हो जाती है, एंड एक ऑटो मोड मिलता है जिसके अंदर वो शिफ्ट होता रहता है फ्रॉम AC अडाप्टर टू बैटरी टू लिमिट द परफॉर्मेंस। उसके अंदर परफॉर्मेंस वेरी कर सकती है, इसलिए ही हमने ऑफ मोड पे टेस्ट किया ताकि हमारे को बेस्ट आउटकम मिले। एंड इसी सिनेरियो के अंदर क्या होता है कि हमारा पावर अडाप्टर से भी पावर ली जा रही होती है, हमारी बैटरी से भी पावर ली जा रही होती है, जिससे हमारे को बेस्ट आउटकम मिले। एंड ये जो बैटरी ड्रेन वाली परसेंटेज है ना, ये 95 और 100 के बीच में ही रहती है। ऐसा लंबा ड्रेन नहीं है कि 100% पे आप गेमिंग शुरू कर रहे हो, 3 घंटे बाद देख रहे हो तो 50-60% हो गया। ये हमारे केस में बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि हम टेस्ट वगैरह भी करके देख रहे थे, 50-60% से हमने ट्राई करा था टेस्टिंग करके, तो हमारी बैटरी चार्ज ही हो रही थी अप टिल 90-95%। फिर ये 95-100 में गेम शुरू होती है, तो ये कोई इशू नहीं है, ये बेसिकली एक फीचर है जो हमारे को बायोस में मिलता है। एंड यस, RDR के FPS वगैरह तो आपने देख ही लिए होंगे। उसके बाद हमने फिर साइबरपंक टेस्ट किया अल्ट्रा सेटिंग्स पे, बढ़िया 40-50 तुम्हें पता ही है, फ्रेम जनरेशन लगा के बढ़िया परफॉर्मेंस दे देता है। फिर हमने रे ट्रेसिंग को भी अल्ट्रा पे कर दिया, रॉ परफॉर्मेंस तो अच्छी नहीं है लेकिन फ्रेम जनरेशन लगा के बढ़िया फ्रेम रेट। फिर हॉगवर्ट्स लेगेसी टेस्ट किया, यहाँ पे रे ट्रेसिंग अल्ट्रा रखी थी, रॉ
परफॉर्मेंस भी ठीक है, बट फ्रेम जनरेशन लगा के अच्छे एफपीएस मिल जाते हैं 55-60 तक। और भाई थर्मल्स अच्छे मेंटेन कर रहा है। वैसे हमारा रूम टेम्परेचर भी ठंडा है, बट स्टिल आइडिया हो जाता है वॉटेज वगैरह से। फिर हमने होराइजन फॉरबिडन वेस्ट टेस्ट किया। यहाँ पे रॉ परफॉर्मेंस में ठीक ठाक फ्रेम रेट है, बट फ्रेम जनरेशन लगा के अच्छे एफपीएस आ जाते हैं निकल के। फिर उसके बाद द लास्ट ऑफ अस, एंड इसके अंदर उल्टा सिनेरियो हो गया था। डीएलएसएस लगा के फ्रेम रेट गिर गए थे, रॉ परफॉर्मेंस अच्छी थी। वो ये ग्लिच हो सकता है, टेस्टिंग के टाइम पे माइट भी हो गया। बाकी अगर आप खेलोगे तो प्रोबेबली आपको अच्छी मिलेगी परफॉर्मेंस। फिर आ गया हमारा गॉड ऑफ वॉर, एंड यहाँ पे भाई रॉ परफॉर्मेंस तो 50 एफपीएस और वहीं पे फ्रेम जनरेशन लगा भैया धुआंधार 100+। 40 सीरीज का ये फायदा है। एंड यस, जिसके माइंड में लेटेंसी का है ना कि भाई इनपुट लैग मिलता है हमारे को फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद, यस इनपुट लैग मिलता है, लेकिन वो स्टोरी गेम्स में फील नहीं होता। एंड ई स्पोर्ट्स में अगर आप देखोगे ज्यादातर ई स्पोर्ट्स टाइटल में फ्रेम जनरेशन में मिलता भी नहीं है, और अगर मिलता भी है किसी में तो भाई ऑन मत करना, वो कंपेटिटिव एज आपका खत्म करता है। फिर गोस्ट ऑफ सुशीमा आप देख सकते हो, बढ़िया फ्रेम रेट मिल रहा है 50, 60, 100 के आसपास दोनों सिनेरियोज में। फिर हेलब्लेड देख सकते हो आप, हेलब्लेड भाई बहुत ज्यादा जीपीयू इंटेंसिव गेम है। यहाँ पे 6GB का 4050 है हमारा, एंड ऑलमोस्ट वीरैम कंज्यूम हो रही है, और रैम भी अच्छी कंज्यूम कर रहा है, और यहाँ पे फ्रेम जनरेशन लगा के अच्छे एफपीएस मिल पा रहे हैं। फिर हमने ब्लैक मिथ वुकोंग ट्राई किया। सिनेमैटिक हमने सेटिंग्स रखी जो मैक्सिमम सेटिंग्स है, रे ट्रेसिंग ऑफ है अभी, एंड फ्रेम जनरेशन में प्लेबल फ्रेम रेट है, रॉ परफॉर्मेंस में नहीं है। ये अनरियल इंजन 5 वाला गेम है, उसके अंदर अगर हम यहाँ पे रे ट्रेसिंग को वेरी हाई पे कर देते हैं तो भी रिजल्ट थोड़े ऐसे ही है, रॉ परफॉर्मेंस में अच्छे नहीं है। एंड फ्रेम जनरेशन लगा के भी ठीक ठाक से ही फ्रेम रेट है। एंड बैटरी परसेंटेज आपने नोटिस करी होगी, अगर वो ड्रॉप हो रही है तो 95, 96, 97 इसी के बीच में टहल रही है। जैसे एलन वेक 2 में देखो 97% हो गई, एंड एफपीएस यहाँ पे अच्छे आ रहे हैं रे ट्रेसिंग ऑफ पे। लेकिन जैसे रे ट्रेसिंग ऑन करते हो ये गेम रॉ परफॉर्मेंस में मना कर देता है, बट स्टिल आप फ्रेम जनरेशन लगा के खेल सकते हो। तो ओवरऑल कंक्लूड कर देता हूं इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस को। 1080p गेमिंग वाला लैपटॉप है ये, 4050 आप आराम से अगले 4-5 साल तक गेमिंग कर लो। जो भी 2025 में गेम आ रहे हैं, जैसे असासिन्स क्रीड शैडोज आ रहा है, भाई आराम से खिलवा देगा। स्टिल अगर तुम्हारे माइंड में डाउट है कि भैया GTA 6, तो मेरे को लगता है कि भाई GTA 6 इन वाले जीपीयूज पे चल जाएगी, क्योंकि वो बहुत सारी सेटिंग्स आएगी, फ्रेम जनरेशन वगैरह भी मिलेगा उसके अंदर, तो मतलब प्लेबल फ्रेम रेट आप निकाल पाओगे। लेकिन जब तक सिस्टम रिक्वायरमेंट नहीं आती, और वैसे भी 2026 में गेम आएगा, तब तक तुम अभी ये गेम खेल के एंजॉय मारो जरा। एंड एक चीज मैंने मिस कर दी, पोर्ट्स वगैरह। वैसे पोर्ट्स सारे सेम है जो हमने पहले वाली लॉक वाली वीडियो में बता रखा है, लेकिन डिस्प्ले आउटपुट बताता हूं आपको। यहाँ पे जो HDMI है उससे भी 4050 से मिलता है, और जो टाइप सी है उससे भी 4050 से ही आउटपुट मिलता है हमारे को। एंड HDMI 2.1 है, एंड टाइप सी DP 1.4 को सपोर्ट करता है। तो ये हो गया लैपटॉप का पूरा रिव्यू। अब बात कर लेते हैं कंपैरिजन की विद कंपेटिटिव लैपटॉप। सबसे पहले Asus का टफ आपको मिल जाएगा आज की रेट में, AMD Ryzen 7 7435HS के साथ 4050 वाला। सेम लैपटॉप अभी हमने रिव्यू किया है विद 3050 वाला जीपीयू, जिसमें 4GB 3050 है, और मैंने बोला है 3 साल पुराना जीपीयू लगा दे, सब कुछ कर गया। उसका 4050 में सोच रहा था रिव्यू करने की, थोड़ा वेट करो, कोशिश करेंगे इसके बाद लाए, बता देना करना है नहीं करना है। बट आपको थोड़ा सा कंपैरिजन बताता हूं। यहाँ पे प्रोसेसर की परफॉर्मेंस के बीच में अच्छा खासा डिफरेंस है। 13450HX अच्छी खासी परफॉर्मेंस देता है। जीपीयू के मामले में टफ के अंदर 140 वॉट है, इसमें 105 वॉट है, बट मैंने आपको बताया परफॉर्मेंस का इतना डिफरेंस नहीं आएगा, जस्ट 5, 7, 10% का डिफरेंस आता है डिफरेंट वॉटेज पे। हमने इतने सारे लैपटॉप टेस्ट किए। और रैम के मामले में लॉक विनर है, 24GB है, टफ में 16GB मिलती है आपको। देन डिस्प्ले के मामले में दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस हाँ टफ के अंदर 250 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, इसमें 300 निट्स है, बाकी 100% sRGB वाली है। एक चीज का ध्यान रखना, जो हमने 3050 वाला करा था उसके अंदर बेसिक डिस्प्ले थी 45% NTSC, 62, 63% sRGB वाली। एंड बैटरी के मामले में Asus से कोई नहीं जीत पाता हर बार, क्योंकि 90 वॉट आवर बैटरी वो बेसिकली डाल ही देते हैं एक लैपटॉप में। इसके अंदर 60 वॉट आवर है, तो वो आपकी चॉइस है, आपको बैटरी बैकअप ज्यादा चाहिए, आपको परफॉर्मेंस सारी चीजें जज कर लेना। दोनों लैपटॉप अपनी अपनी जगह अच्छे है, बस एक चीज का बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो 7435HS प्रोसेसर है ना, उसमें iGPU नहीं है। तो भाई मक्स स्विच के कोई चांसेस नहीं है टफ के अंदर, जो कि लॉक के अंदर मिलता है। मक्स स्विच अगर नहीं पता, थोड़ा सा आइडिया दे दूं, iGPU और DGPU के बीच में अपने डिस्प्ले का आउटपुट शिफ्ट कर सकते हैं, जिसमें या तो बेटर परफॉर्मेंस ले लो या बेटर बैटरी बैकअप ले लो। ये मैं बहुत बार वीडियोस में बताता रहता हूं, बट अगर नहीं पता था तो थैंक यू लिख देना भाई साहब। एंड यस, मेजरली डिफरेंस प्राइस का बहुत है। इस टाइम पे 95,000 का ये वाला लॉक चल रहा है, एंड टफ 84,000 का है। डेफिनेटली गुड टू गो चॉइस है एट दैट प्राइस पॉइंट। बाकी ये 95 का है, इसको अभी इस रेट पे मत लेना, अभी वेट करो। फिर हमारे एक HP Victus भी है 12650H के साथ 4050 वाला। देखो ये वाला लैपटॉप में ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं सीधा कहूंगा इसे इग्नोर कर दो, जस्ट बिकॉज DDR4 रैम मिलती है हमारे को इसके अंदर, और 12650H की परफॉर्मेंस 13450HX से कम मिलती है, जैसे कि आप ग्राफ में देख भी सकते हो। मोर ओवर जो डिस्प्ले है वो बेसिक मिलती है, इसमें लॉक में 100% sRGB है। डेफिनेटली लॉक इज द विनर, एंड ये Victus 87,000 का है। देखो मैं ये नहीं कह रहा HP के लैपटॉप बेकार है, HP की ब्रांड वैल्यू के पैसे हैं। आप ओमेन उठा लो, Victus उठा लो, ये कंपेटिटिव ब्रांड से ज्यादा ही प्राइस में चीजें बेचते हैं। अगर आपको HP ही लेना है तो आप दूसरे लैपटॉप्स देखो ही मत, बस आप खरीद लो HP जाके। लेकिन अगर आपको ये टेक्निकली चीजों से फर्क पड़ता है, प्राइस पॉइंट वगैरह आप ज्यादा देखते हो, तो मैं कहूंगा
आप HP स्किप कर सकते हो। देन HP Victus का एक मॉडल है जो मैं कहूंगा आप इसके कंपैरिजन में कंसीडर कर सकते हो, वो है Ryzen 7 8845HS के साथ RTX 4050 वाला। देखो इसके अंदर एक तो DDR5 रैम मिलती है लेकिन 16GB है, इसके अंदर 24GB है। अगर आप प्रोसेसर कंपैरिजन देखोगे मल्टी कोर सिंगल कोर में तो ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस मिलती है। जीपीयू में थोड़ा सा डिफरेंस है, 120 वॉट विक्टस में, इसमें 105 वॉट है, बट डिफरेंस इतना नहीं आएगा रियल लाइफ में। एंड बैटरी 70 वॉट आ रही है विक्टस के अंदर, इसमें 60 वॉट आ रहा है। 10 का डिफरेंस है बट थोड़ा सा बेटर बैटरी बैकअप मिल जाएगा। प्लस AMD पावर एफिशिएंट भी है। इंटेल बहुत पावर ड्रॉ करता है, बैटरी बैकअप नहीं दे पाता। AMD बैटरी बैकअप भी अच्छा देता है। एंड जो 8000 सीरीज है ना उसके अंदर 16 टॉप्स का NPU भी मिलता है, तो लो पावर DI टास्क करोगे ना तो वहां भी आपका बैटरी बैकअप सेव होगा, क्योंकि हर चीज के लिए CPU GPU पे लोड नहीं जाता, बहुत बार बता चुका हूं। लेकिन एक मेजर ड्रॉबैक है विक्टस के अंदर, वो है उसकी बेसिक डिस्प्ले। 45% NTSC वाली है, इसके अंदर 100% sRGB है। टोटली सब्जेक्टिव। HP फैन बॉय हो, विक्टस ले लो, लॉक लेना है लॉक ले लो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा इन दोनों के बीच में। देन एक नाइट्रो V दिखा मेरे को, 90,000 का चल रहा है इस टाइम पे, i7 13620H के साथ 4050 वाला। देखो एक तो दोनों का कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि नाइट्रो V सीरीज जो है ना वो थिन गेमिंग लैपटॉप वाली सीरीज है, 2 kg के आसपास के वेट में आती है। तो उसका जो 4050 है वो 75 वॉट वाला मिलता है, ऑब्वियसली इससे कम परफॉर्म करेगा क्योंकि काफी ज्यादा डिफरेंस है वॉटेज में। प्रोसेसर के अंदर दोनों में इतना खास बड़ा डिफरेंस नहीं है अगर आप देखोगे सामने तो। एंड डिस्प्ले बहुत खत्म है नाइट्रो V की। इस प्राइस पॉइंट पे 100% sRGB वाली डिस्प्ले आनी ही आनी चाहिए थी, पता नहीं क्यों नहीं है। एसर जैसा ब्रांड तो दे सकता है, मेरी रिकमेंडेशन है एसर को भाई दो, तो वहां पे लॉक जीत जाता है। बैटरी के मामले में दोनों ऑलमोस्ट सेम है, 53 है उसके अंदर, इसमें 60 है। एंड मेजर फैक्टर के बारे में जो मैं पहले नहीं बोल पाया वो अब बता देता हूं। MS ऑफिस का बहुत बड़ा हाथ है जो सिर्फ हमारे को विक्टस में और लॉक में मिलता है और किसी में नहीं मिलता। तो यहाँ पे तो सीधा सीधा लॉक विनर है, बट लॉक 2.5 किलो वाला लैपटॉप है। नाइट्रो V हमारा 2 किलो वाला लैपटॉप है। अगर आपके लिए वेट बहुत बड़ा फैक्टर है तो आप नाइट्रो V के लिए जाओ, बट अभी भी मैं कहूंगा 90,000 पे तो उस रेट पे भाई मत लेना, वो बहुत महंगा है। अभी सस्ता होगा, मैं कह रहा हूं जितने लैपटॉप बताए सारे सस्ते होंगे, नए आने वाले हैं। देन लास्टली विनर है, पहले ही बता देता हूं, एसर प्रेडेटर हीलियोस Neo 16। देखो एक तो i5 13500HX मिलता है जो 13420HX से थोड़ा सा बेटर हमारे को मिलेगा। RTX 4050 मिलता है 140 वॉट वाला, भले ही सेम परफॉर्मेंस है बट ऑब्वियसली आपको एज मिलेगा। एंड यहाँ पे रैम DDR5 है लेकिन 1624 वाला डिफरेंस है, जिसमें लॉक तो चलो विनर है ही, लेकिन बिल्ड क्वालिटी के मामले में भाई एसर प्रेडेटर बेटर है, प्रीमियम फील देता है। थर्मल एसर प्रेडेटर के डेफिनेटली बेटर है, इसका रिव्यू है हमारे चैनल पे। मोर ओवर बैटरी अच्छी है 90 वॉट आवर, उसके अलावा डिस्प्ले बढ़िया है प्रेडेटर के अंदर 1200p वाली, इसके अंदर 1080p है। एंड उसके अंदर 400 निट्स तक की ब्राइटनेस है, इसके अंदर 300 निट्स तक की है। तो ओवरऑल सब जगह जीतता है। MS ऑफिस नहीं मिलता प्रेडेटर के अंदर, बस वो एक अलग चीज है। एंड प्रेडेटर 95,000 का, और वो अभी से 95 नहीं है, वो स्टार्टिंग से 95 है, बस वो सेल वेल में थोड़ा कम हो जाता है, 88, 85, किसी ने तो 80 तक भी लिया है। वो तुम्हारी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है तुम्हें कितने का फंसे। ये तो टोटल विनर है जो मैं हमेशा बोलता ही हूं। एंड यही लैपटॉप मेरे को लगे अंडर 1 लाख में जो थे, मैं आपको कंपैरिजन में इसके साथ बता सकता था। और जिसके माइंड में सवाल था ना लॉक का डेड होने वाला, भाई वो अब सॉर्ट हो चुका है। जिसको नहीं पता थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। वैसे हमने पहले एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि भाई बीच में इनके कुछ मदरबोर्ड्स फॉल्टी आ गए थे जो इन्होंने लैपटॉप्स में लगा भी दिए थे, और वो लैपटॉप्स मार्केट में बिक भी गए थे। फिर जिनको फॉल्ट आया इन्होंने उनको दूसरा मदरबोर्ड चेंज करके दिया, बट तब तक वो चीज फिगर आउट नहीं हो पा रही थी, इसलिए कुछ लोगों के मल्टीपल मदरबोर्ड्स भी खराब हुए हैं। लेकिन जैसे ही इनको पता लगा कि इनके मदरबोर्ड में फॉल्ट क्या था, इन्होंने उसको सॉर्ट आउट किया, और अभी जो आपके हाथ में डिवाइसेस आएंगी वो सब बिल्कुल परफेक्ट वाली आएंगी। हाँ 1-2% चांस हो सकते हैं आपको पुराने वाली डिवाइस मिल जाए, किसी के सेलर के पास पड़ी हो, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, वो तुम्हारी किस्मत पे डिपेंड करता है। बट स्टिल उसमें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर खराब हो गया तो आप सर्विस सेंटर जाओ, आपको नया फ्रेश मदरबोर्ड डाल के देंगे जो नए लॉट का होगा, जिसमें फॉल्ट का इशू नहीं है। तो टेंशन लेने वाली कोई बात रही नहीं है अब। बाकी तो मैंने सबकी हेल्प करी थी ट्विटर पे, जिसने मुझे टैग किया था या जो भी प्रॉब्लम आई थी लॉक के साथ, मैंने सबका सॉर्ट करवाया था पर्सनल लेवल पे, एंड एवरीथिंग इज फाइन राइट नाउ। बाकी इसी प्राइस पॉइंट पे और कोई लैपटॉप जो आप चाहते हो रिव्यू करें, कोई सस्ता कोई महंगा जो भी है, कॉमेंट सेक्शन में बताओ। हम प्रोबेबली हर हफ्ते या 15 दिन में एक लैपटॉप लाने की पूरी कोशिश करेंगे, सस्ता महंगा मिक्स करके। बाकी पसंद आए वीडियो लाइक मारो, पहली बार सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।